financial management. How this paper is different from your other skills level exams if you have taken any of the skills level exam previously. I hope आप लोगों ने से पहले स्किल का कोई एग्जाम दिया हुआ है. कौन सा दिया है? FR एंड टैक्सेशन, FPM. दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. ऑलमोस्ट पेपर फॉर्मेट तो वही है जो PM का और FR का है. वही 3 सेक्शंस हैं पेपर में. सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C. A MCQs हैं और B जो है वो MTQs हैं और C जो है वो CRQs हैं. 60 मार्क्स के सेक्शन A और B है, जिसमें 30 मार्क्स सेक्शन A के हैं, 30 मार्क्स सेक्शन B के हैं. सेक्शन A में 15 OTQs हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. और सेक्शन B में 3 MTQs हैं, with every MTQ having 5 OTQs. So one single scenario followed by 5 objective type questions, then another scenario followed by 5 objective type questions, and then another scenario. So इस तरह के 3 हैं. So 15 क्वेश्चन वो भी बन जाते हैं OTQs. So 15 into 2, 30 marks. So 30 marks, 30 marks, 60 marks. And section C जो है CRQs हैं, जिसमें वर्ड मतलब टाइप करके अपना रिस्पॉन्स देना होता है, जिसमें आप एक्सेल या स्प्रेडशीट के ऊपर अपना रिस्पॉन्स देते हो अगर कैलकुलेशन बेस्ड है. वो 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे with 2 or 3 requirements each. So 20 marks का एक क्वेश्चन होगा, 20, 20, 40. So this is how the paper is being structured. इस पेपर के अंदर मैं हर सेशन में स्टार्ट में सबसे एक सवाल करता हूं कि कौन कौन कमिंग अटेम्प्ट में पेपर पास करना चाहता है. सभी पास करना चाह रहे हैं. ये सवाल अब मैं रिपीटेडली पूछता रहूंगा पूरे सेशन में डिफरेंट अंदाज से. जैसे अभी मैंने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि कौन कौन पास करना चाह रहा है, तो आप सबने हाथ रेस किया. अब इसके बाद मेरी वर्डिंग चेंज हो जाएगी, सवाल का मफहूम यही होगा. मिसाल के तौर पर मैंने आपको होमवर्क दिया और मैंने अगली क्लास में सवाल किया कौन कौन करके आया है, तो मफहूम ये होगा कौन कौन पास करना चाह रहा है कमिंग अटेम्प्ट में. अब जिन लोगों ने हाथ रेस किया इसका मतलब वो वाकई पास करना चाहते, और जिन्होंने नहीं रेस किया वो नहीं पास करना चाहते. पहली क्लास में हमें बोल दिया था, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी नहीं करो और पेपर पास हो जाए. तो इस पेपर में पास करने के लिए यू डोंट हैव टू डू समथिंग वेरी स्पेशल. यू हैव टू कीप थिंग्स सिंपल. एंड दिस पेपर डज नॉट आस्क सो मच, पर जितना मांगता है अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स उतना नहीं देते. पास करना है तो रेगुलर रहना पड़ेगा, छुट्टियां नहीं करनी. जो फेस टू फेस क्लास ले सकते हैं वो फेस टू फेस लें, वरना लाइव ऑनलाइन लाजमी लें. रिकॉर्डेड को एज एन ऑप्शनल सप्लीमेंट्री रिसोर्स के तौर पे लें, नॉट एज अ प्राइमरी रिसोर्स इस पेपर में खास तौर पे. सो आइडियली इट शुड बी फेस टू फेस. नॉट पॉसिबल बिकॉज आप कराची में ही नहीं हो, या आप फिजिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड हो कि रोजाना ट्रैवलिंग करना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो उस केस में लाइव ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डिंग रखें, रिकॉर्डिंग देखें भी, बट अगेन एज अ सेकेंडरी रिसोर्स. नंबर 1. नंबर 2, रोज का काम रोज. आज जो काम दूं वो अगली क्लास से पहले हो जाए, बस ये काम. और काम कितना दूंगा मैं, मुझे आप लोग ये बताइए, आप में से दिन के इस पेपर को क्लास के अलावा 2 घंटे कौन दे सकता है ना? 2 घंटे को बहुत बड़ा आस्क तो नहीं है. एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम हो, तो उसके लिए आपको अगर 2 घंटे लगाने पड़े दिन के, तो नॉट दैट मच. तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि मेरा काम 2 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं हो. तो एवरेज टाइम
विल बी ऑफ 2 hours अपार्ट फ्रॉम द क्लास। तो 2 घंटे का होमवर्क होगा मैक्सिमम, जो कि जरूरी है। उसकी वजह क्या है? देखिए, देर आर 2 ways टू टीच। एक है काम आसान बनाना क्लास में, और एक है काम आसान बनाना पेपर में। अगर मैं चाहता हूं कि आपका जिंदगी आसान हो क्लास में, तो सारे क्वेश्चंस मुझे क्लास में करवाने चाहिए, और आप घर पे जाओ, आपको करने को कुछ ना हो, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आपको कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ छापना है। और वो 3 घंटे अजाब में हो जाएंगे, खासतौर पर इस पेपर में। इस पेपर का की टू पास, देखिए, पीएम मुश्किल पेपर है, सब लोग कहते हैं, है ना, डराते भी हैं। आपको भी डराया होगा कि मत उठाओ भी। एफआर लो पहले, फिर टैक्स लो, फिर थोड़ा डर डर के एफएम लो, फिर ऑडिट लो, पीएम कोशिश करो लो, दो ही ना। अगर कोई ऐसी जुगाड़ निकल है, मतलब सामने वाले के बताने का अंदाज ऐसा होता है कि ना दो तो अच्छा है। तो अब आप पासिंग परसेंटेज निकालो तो इसकी एफएम की और पीएम की तकरीबन मिलती जुलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो 44 46 आता है, ये 48 आता है। तो ये तो जितना डराया जाता है उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए। अगर इसका पासिंग परसेंटेज 48 या 50 है, तो उसका तो 24 होना चाहिए था, जिस हिसाब से डराया जाता है। फिर क्यों एफएम से डराया नहीं जाता इतना, लेकिन एफएम का रिजल्ट ऐसा क्यों? उसकी वजह सबसे ये है कि इसको शुरू में लोग इजी लेते हैं और पेंडिंग में काम डालते रहते हैं। और ये एसीसीए का दो एतबार से सबसे खतरनाक पेपर है। एक, इसको अगर आपने आखिरी 15 दिन के लिए छोड़ा तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये आपको वाकई कहीं नहीं। दूसरा, इसको पहली मर्तबा में पास करना आसान है, दूसरी मर्तबा में इम्पॉसिबल। फिर ये तीसरी या चौथी दफा में जाके पास होता है, इसकी दूसरी अटेम्प्ट से नहीं बनती। ये दूसरी अटेम्प्ट में बैठने वालों की शक्ल भी नहीं देखता। मतलब दूसरी अटेम्प्ट में बंदा बैठा होगा कंप्यूटर के आगे, कंप्यूटर मुंह उधर कर दे, तुम तो जाओ। ये ऐसा पेपर है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इट्स वेरी गुड। सो फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट यू डोंट हैव टू repeat the mistakes that students failing this exam do, बस that's it। एंड मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने क्लासेस स्किप की, आपने रोजाना का काम रोज नहीं किया, और आप पेंडिंग में डालते कि आप कर लेंगे बाद में, तो फिर ये आपके लिए मुसीबत आ। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर मैं सेक्शन ए करवा रहा हूं, लेट्स से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो मैं जब नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जाऊंगा, इस वाले सेक्शन में बिजनेस फाइनेंस के, तो आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंप्लीट हो जाना चाहिए घर के एतबार से। अब मुझे सुनने को क्या मिला, सर हमारी हमने कर लिया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बस किट रहती है। कर लिया, किट रहती है, तो कर क्या लिया? प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है ही किट में। करने का मतलब ये है कि बस आप पढ़ा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, और एक दफा गो थ्रू कर लिया बस। ये करना नहीं हुआ। करना ये हुआ कि जिस तरह का सवाल एग्जाम में आना है, उस तरह का सवाल आप घर पे अकेले बैठ के सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर आप कर पा रहे हो, तो फिर आपने कर लिया है। सो जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मुकम्मल हो जाए, तो स्टडी हब के क्वेश्चंस छोड़ के, क्योंकि वो आखिर में रिवीजन के लिए, स्टडी हब की थ्योरी और किट के क्वेश्चंस आपके सारे मुकम्मल हो चुके हों उस सेक्शन के, एमसीक्यूज, एमटीक्यूज, सीआरक्यूज। अगर आपने ये बना दिया, विच इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू टेक दिस टारगेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज नॉट इवन डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल छोड़े, डिफिकल्ट भी नहीं, आसान है शुरू में। सो साथ साथ करते चले जाएंगे, मुस्तकिल आपको इतना ही आसान फील हो। मुश्किल पिछला वाला बोझ है। और इस पेपर में साथ साथ चलना क्यों जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप बहुत महंगा बकरा ले आओ ईद वाले दिन, और उसको टांग से ज़िबा करो, पहले टांग काट दो उसकी, तो जितना भी महंगा होगा
कुर्बानी नहीं होगी, आराम से। सीक्वेंस है, कुछ जगहों पे सीक्वेंस मैटर करती है। इफ यू स्किप द सीक्वेंस तो आप खत्म। F9 को अगर आपने टांगों से जिबा करना शुरू किया तो हराम हो जाएगा, इसको टांगों से नहीं जिबा कर सकते। इसका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है क्योंकि इसके टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है, वन टॉपिक डिपेंड्स ऑन अदर। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं आया सही, पूरा F9 गया। अब होगा क्या, जब शुरू में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे आपने टाइम नहीं लगाया, उसको पक्का नहीं किया मेरे साथ, मैं अगले पे जाऊंगा, मैं अगला समझा रहा हूँ, आप पिछले की वजह से फंसे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि बेस वो थी। अब आपको अगला मुश्किल लगेगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा पेपर कैसा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तक, आप बोलोगे बहुत अच्छा है। उसके बाद पूछूंगा तो मुश्किल हो रहा है भाई। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब मैं करवा रहा था मुझे पीछे का क्वेश्चन नहीं चाहिए था, बट जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल खत्म हुआ, अगले पे मैं जब पहुंचा हूं तो मुझे, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पीछे जो मैंने पढ़ा दिया है वो आता होगा। तो इसलिए साथ साथ लेके चलना जरूरी है क्योंकि इसमें हर सेक्शन ज्यादातर आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करता है। सो लीविंग वन सेक्शन, one topic of the syllabus affects the other topic automatically. So that's why, या इसमें आप ये वाली चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। Now, जिन्होंने पीएम का पेपर दिया, यू ऑल नो, इफ यू मिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इट डज नॉट अफेक्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग, नथिंग टू डू। परफॉर्मेंस मेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्रूपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीसी और थ्रूपुट का दूर दूर तक आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। रेशियोज उठाओ, वेरिएंसेस वेरिएंसेस उठाओ तो रेशियो से ताल्लुक नहीं है, रेशियोज उठाओ तो किसी और से ताल्लुक नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। सो आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे मसला नहीं। कटा हुआ गोश्त पीसेस में जहां से दिल करे खाओ, इधर नहीं कर सकते, इधर करोगे पिक एंड चूज तो आप। सो इधर सीक्वेंस में मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस मैटर्स है। और साथ साथ चले काम होता जाएगा। मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन ज्यादा दिया करूंगा, बिकॉज आई नो इफ यू देखो, जब आप घर पे सवाल करोगे ना तो आपको मुश्किल आएगी। एज अ टीचर मेरे लिए नहीं अच्छा है। क्यों? आप मुझे जज करोगे, मैं करवा दूंगा, मुझे नहीं जज करोगे। आप खुद करोगे तो मुश्किल में आओगे, तो आना है मुश्किल में भाई। सीखना है तो जहन पे जोर डालना पड़ेगा। जिम में अगर एक्सरसाइज ट्रेनर करे और आपको बोले देखते रहो, और 1 घंटे बाद बोले मजा आया, और 1 महीने बाद बोले फर्क फील कर, तो मजा तो आ रहा होगा, एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही, फर्क नहीं महसूस होगा बॉडी में। जब तक आपकी बॉडी चीखें नहीं मारेगी तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। दिमाग जब तक चीखें नहीं मारेगा दिमाग नहीं बनेगा। सब मेंटल एक्सरसाइज। सो यू हैव टू put pressure on it, and that's the only way of doing it is doing practice at home when you are all alone। कोई आसरा नहीं है, खुद से सोचना पड़ रहा है। शुरू में मुश्किल होगी ऑब्वियसली। आज आपको कोई अकाउंटिंग का क्वेश्चन दे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आज आपको कोई आईटी का कोई कोडिंग का काम दे दे, समझ में ही नहीं आएगा, वो ऊपर से घुसरेगा, दूसरे को फौरन आ जाएगा। लेकिन वो उस मुश्किल से पहले गुजरा हुआ है, आपने अभी गुजरना होगा। सो थोड़ा मुश्किल से तो गुजरना पड़ेगा, बट उससे गुजरने के बाद यू विल बी इम्प्रूव। सो मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में, मैं कहीं पर भी आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आऊंगा कि ये आगे पढ़ेंगे और आगे कभी आए नहीं। नहीं, मैं आपके हर सवाल का इंशाल्लाह लॉजिकल जवाब दूंगा। मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, जहां जहां फॉर्मूला डिराइव होगा, फाइनेंस का अगर कोई फॉर्मूला वो डिराइव होगा वो डिराइव भी करवाऊंगा। लॉजिक हर फॉर्मूले की बताऊंगा, कॉन्सेप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट प्रैक्टिस आपको करनी। हाँ, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, अगली क्लास में आऊंगा, सवाल कर लिए आपने, कहा जी कर लिए, पूछना है नहीं सर मैं आगे बढ़ूंगा, आप बोलोगे सर ये वाला सवाल करवा दें, मैं करवाऊंगा सर। आफ्टर यू हैव ट्राइड फिर मैं करवाऊँ। बट मुझे पता है आपके ट्राई करने से पहले जो सवाल मैं कराऊंगा वो आपके लिए जाया हो गया। यू डिड नॉट गेट अ चांस टू टेस्ट योर सेल्फ whether you are capable enough to solve a question or not.
15% कर लो, 20% कर लो, 25% कर लो, आपको पता जरूर होगा कि यार आप किधर खड़े हो। ठीक है, तो ये आपको लेके चलना। अच्छा, वैसे भी स्टडी हब के बाद टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक मैंने वैसे भी मना करवा दी, मैं काफी अर्से से टेक्स्ट बुक नहीं ले रहा हूँ। हाँ, किसी को वैसे ही पढ़नी होती है तो पढ़ ले, बट जरूरत नहीं। स्टडी हब इज इनफ, माई लेक्चर्स आर इनफ, माई कोर्स नोट्स आर इनफ, माई प्रैक्टिस मटेरियल इज इनफ। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगी वो कैप्लान की एक किट होगी, हमारे पास मेरे नोट्स होंगे, मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और आपका स्टडी हब। भाई ये हमारे पास रिसोर्सेज। और एक मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर का। आई यूज टू यूज गूगल क्लासरूम प्रीवियसली, बट नाउ आई हैव डेवलप्ड माई ओन मच बेटर वर्जन ऑफ गूगल क्लासरूम। और वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मैं आपको उसका एक्सेस दूंगा। और उसमें यू विल हैव सो मेनी क्विजेस, क्विजेस भी बहुत सारे होंगे उसमें, और उसमें लेक्चर्स भी होंगे। इन केस यू मिस एनी लेक्चर और यू डो नॉट अंडरस्टैंड एनी लेक्चर इन द क्लास किसी वजह से, तो यू विल ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। वैसे तो तबानीस की पोर्टल पे भी आपकी रिकॉर्डिंग लगती है, बट वो टाइम दिन के हिसाब से लगती है, राइट? तो इसलिए आपको दिन पता है कि ये दिन मिस हुआ था, टॉपिक नहीं पता तो वो ज्यादा बेहतर है। और आपको टॉपिक पता है लेकिन दिन नहीं पता किस दिन कवर हुआ है, तो फिर जो मेरी रिसोर्स है उसमें टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज वहां से मिल जाएगा, डेट वाइज वहां से मिल जाएगा, सो दोनों चीजें। तो उसका भी एक्सेस मैं आपको दूंगा। उसमें बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज है। तो इस अटेम्प्ट के लिए इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एवरीवन, और क्योंकि वो भी इन प्रोसेस है, सो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इट विल बी अ पेड रिसोर्स। तो वो मैं आपको भी डिस्प्ले भी करा दूंगा। अ, अब सेक्शन सिलेबस सेक्शंस कौन से हैं, सिलेबस एरियाज कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, द वन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट। सो मैं सीक्वेंस यहाँ लिखता जाऊंगा। सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल विल बी the first topic or first section that we'll be covering, the base of F9, the backbone of F9। बिजनेस फाइनेंस के अंदर दो एरियाज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये दो अलग सेक्शंस से मर्ज कर दिए हैं सीसीए ने। हम इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे पहले, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस, या फिर बिजनेस वैल्यूएशन। इन दोनों में से मैं सिचुएशन देख के आगे बढ़ूंगा। ठीक, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, then source of finance maybe, or then business valuation. So business valuation will be the third, this will be the second. Then working capital, then risk management। उसके बाद ये दो एरियाज हैं, ये बेसिकली सेल्फ स्टडी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन बेसिकली is a summary of all FM that we will be covering, उस पूरे FM की समरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट आप लोग F1 में पढ़ चुके हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। क्योंकि आप एक मुल्क एक कंपनी की फाइनेंस को मैनेज करोगे, तो इन्वायरमेंट जो होता है जिसमें वो ऑपरेट करता है। देखिए आज वॉर चल रही है ना, तो वॉर इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर, but doesn't it affect the financial management of a business? Yes, it does। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, पेट्रोल महंगा, एनर्जी महंगी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग पे फर्क पड़ेगा, आपके फाइनेंसेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर पे फर्क पड़ेगा, आपकी कस्टमर की परचेजिंग पावर गिरेगी। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट के फैक्टर्स इसमें आप गो थ्रू करेंगे, सो दैट यू नो दैट हाउ द एनवायरमेंट अफेक्ट्स a business financial management।
क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्लियर है ना? ओके। आप लोग चेक कर लें ये, आप लोग की ऑडियो डिस्कनेक्टेड ना हो जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, या फिर ईएनटी देख लें, क्योंकि मेरी तरफ से इसका मतलब आवाज ठीक है। स्टिल हैविंग सेम इशू। ये है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वट एवर यू कॉल इट। इस पे इसका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सेस दूंगा। इसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपके डैशबोर्ड में ये इस तरह की क्लास दिखेगी, FM June 26। इसको क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन पर बेसिकली जो कम्युनिकेशन होगी वो आ रही होगी, बट आपके रिसोर्सेज आपको उसमें मिलेंगी माई लर्निंग में। ठीक है। और अगर मैं कभी घर के लिए कोई काम दूंगा तो वो भी नीचे सारा पेयर हो रहा होगा, बट इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही दिखाएगा। सो वट एवर होमवर्क, होम असाइनमेंट जो भी मैं आपको दूंगा वो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वही आएगा, अदरवाइज ऑल पे क्लिक करेंगे सारा दिख रहा होगा। और यहाँ पर टैग लगा हुआ होगा क्लास वर्क है या होमवर्क। सो क्लास वर्क बेसिकली सब कुछ है, सारे लेक्चर्स होंगे। होमवर्क सिर्फ उस चीज़ को मैं टैग करूंगा जो मैं स्पेसिफिकली आपको घर से देखने के लिए या घर के लिए दूंगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन अप अ वीडियो और क्विज और एनी रिसोर्स दैट मैंने आपको दी है। ठीक। सो उसको प्ले करेंगे, यहीं पर आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। वापस प्ले करेंगे, हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्विजेस दिख रहे होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने ये सारे लेक्चर्स डाल दिए हैं, बिकॉज दीज विल बी द लेक्चर्स दैट यू आर सपोज टू बी गोइंग थ्रू। ये लेक्चर्स होंगे और इसमें मेरे पास जो
मेरे पास इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन है, जो मैं ऐड करता जाऊंगा इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो ये सब है. सो आई ऐड कोर्स मटेरियल टैग, कोर्स मटेरियल वगैरह मैं ऐड करूंगा, वो भी आपको यहीं पर दिखेगा. आई हैव क्विज, ये तो इसमें मैं क्विज क्रिएट करूंगा, और अच्छे खासे क्विजेज इंशाल्लाह मैं क्रिएट करूंगा. आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल बहुत होगा. उसकी वजह ये है कि मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, इट गिव्स मी ऑप्शन टू जनरेट विद एआई. सो इट अलाउज मी टू क्रिएट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ क्विजेज ऑटोमेटिकली. सो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको, मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है अपना एसीसी के पॉइंट व्यू से. सो ये मुझे सिर्फ एसीसी स्पेसिफिक क्रिएट करके देता है. सो उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो करके दे देगा. सो इसलिए मुझे मसला नहीं होगा क्रिएट करने में. उसके अलावा इसमें मैं रीडिंग असाइनमेंट क्रिएट करूंगा. इन रीडिंग असाइनमेंट व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट कोर्स नोट्स हियर, एंड वो भी मैं एआई से करूंगा. सो कोर्स नोट मुझे यहाँ पर ये F9 की क्रिएट करके देगा, जिस टॉपिक के जिस भी जो भी असाइनमेंट मैं घर के लिए आपको दूंगा वो क्रिएट करके देगा मुझे. तो यहाँ पर आपको कंटेंट दिखेगा, राइट हैंड साइड पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे उससे मुताबिक. सो यू हैव टू रीड द नोट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड बेस्ड ऑन द नोट्स दैट यू हैव स्टडीड, आपको राइट हैंड साइड पे उसी से मुताबिक क्वेश्चन बनाएंगे. सो इट विल इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन एज वेल. तो आप नोट्स पढ़ेंगे और उसके मुताबिक यहाँ पर इस साइड पे आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं. सो ये आपको मैं दूंगा. अच्छा, नीचे हर रिसोर्स के नीचे लिखा हुआ होगा कि क्या है, जैसे ये वीडियो लिखी हुई है, तो अगर रीडिंग असाइनमेंट होगा तो रीडिंग असाइनमेंट लिखा होगा. ठीक है. उसके बाद मैं आपको सीआरक्यूज के लिए जो चीज़ें दूंगा, उसके लिए क्या है, उसके लिए मेरे पास ये सबमिशन असाइनमेंट है. सबमिशन असाइनमेंट जो है वो बेसिकली ऐसे ही काम करेगा. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्वेश्चन होगा, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा. राइट हैंड साइड पे उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी. रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली यहाँ से एआई के थ्रू भी क्रिएट कर सकता हूँ, वैसे भी मैनुअली भी क्रिएट कर सकता हूँ. सो उसमें क्या होगा, इफ आई क्रिएट इट, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और यहाँ से मैंने बैकएंड पे मैंने बताया होगा कि आप जब सॉल्व कर लोगे, किस पे सॉल्व करोगे, वर्ड पे, एक्सेल पे, पीडीएफ है, या फिर मैं आपको टाइप करने के लिए, जैसे एसीसीए में होता है टाइप करने का, तो वो रिस्पॉन्स का जगह दिख रही होगी. सो वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करके यहाँ अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया, मेरे पास आ जाएगा, एंड आई कैन चेक, रिव्यू, रिमार्क्स, और फिर आपको वापस. सो फिलहाल इसकी चेकिंग के लिए मैंने पीछे अभी वो नहीं लगाया हुआ है. नेक्स्ट फेज मेरा ये है कि जो चेकिंग होगी सीआरक्यू की, वो भी एआई करके देगा. सो पूरा रिमार्क्स वगैरह से जैसे ही आप सबमिट कराएंगे, थोड़ी देर में आपको उसके रिमार्क्स वगैरह सब चेक होके एसीसी के ही पैटर्न पे आपको चेक होके मिल जाए. वो इन प्रोसेस है. वेरी सुन हो सकता है आपके अटेंड में ही इंशाल्लाह वो भी हो जाए. तो आपको, चूंकि ये एआई क्रेडिट्स यूज करता है, तो उसमें आपको लिमिटेड वो मिलेगा चेक करवाने के लिए क्रेडिट्स. तो उस उनको आप यूज करके अपने क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करेंगे, वो आप इस पे डालेंगे, तो आपको चेक करके भी दे देंगे. थोड़ी देर के लिए हम पुराने दौर में चलेंगे. तो थोड़ा सा ऑनलाइन वाले थोड़ा सा वेट कर लें, यहाँ पर प्रोजेक्टर के अंदर कोई इशू है. दूसरा इसमें बिल्कुल रीडिंग की तरह का एक और आपको लेक्चर दिखेगा, क्विज. वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा वीडियो बेस्ड क्विज. जिस तरह आप नोट्स पढ़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसी तरह वीडियो लेक्चर की बेस पे क्वेश्चंस होंगे. और वो इस तरह होगा कि वीडियो जो है, लेट्स से लेक्चर है वो चला, कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद वीडियो पॉज हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन पॉप अप करेगा ऑटोमेटिकली.
वो जो क्वेश्चन होगा वो 2-3 मिनट की वीडियो जो आपने देखी होगी उससे मुतालिक होगा. सो यू हैव टू फोकस ऑन द वीडियो, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. सो वो आपने आंसर किया, फिर वीडियो चलना शुरू हो जाएगी. फिर बीच में किसी जगह पे क्वेश्चन पॉपअप करेगा, वीडियो रुक जाएगी, एंड सच. सो वो जो लेक्चर होगा वो आप देख भी रहे होंगे और ऑन द गो अपने आप को असेस भी कर रहे होंगे कि क्या वाकई आप जो है वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. वो भी आपके सामने दिखा. और एक इसमें एडिशनल फीचर है, वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स यूज़ करता है. ठीक है. वो फीचर जो है वो पेड ही होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे थर्ड पार्टी पेमेंट करनी पड़ती है क्रेडिट्स खरीदने के लिए, जेमिनाई वगैरह को. वो आप कहेंगे तो फिर मैं वो एक्टिवेट कराऊंगा. वो है अ, एक इसमें मैंने एआई एजेंट बैकएंड पे इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आपकी क्विज़ेस की सारी परफॉर्मेंस को बैकएंड पे रिव्यू कर रहा होता है, इवेलुएट कर रहा होता है. और जब आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, वो आपको, फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन ए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मुकम्मल कर लिया और क्विज़ेस सारे दे दिए जो उस सेक्शन के अंदर हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपकी क्विज़ेस की बेस पर जो आपके वीक एरियाज उसने आइडेंटिफाई किए होंगे, सिर्फ उसको फोकस करते हुए अलग से नोट्स बना के दे. और वो वाले नोट्स आपके सामने ला के डिस्प्ले करेगा, आपको कहेगा अभी गो थ्रू करो क्योंकि आपने पीछे इसमें गलतियां की है. सो आप वो गो थ्रू करेंगे और फिर उसकी बेस पे दोबारा एक छोटा सा क्विज, 5-6 क्वेश्चंस का क्विज क्रिएट करके देगा, टू सी वेदर आपने सही समझा या नहीं समझा. एंड इट विल कीप ऑन डूइंग इट अनलेस यू मास्टर दैट एरिया. सो इट विल कीप ऑन क्रिएटिंग रिसोर्सेज फॉर यू, ताकि जब तक आप उसको एक्सपर्ट, उसके उस एरिया को के एक्सपर्ट ना हो जाए. तो वो बिल्कुल कस्टमाइज्ड आपके हिसाब से नीचे अलग से वो आपको क्रिएट करके देगा उसका कंटेंट. बट वो चूंकि ईच टाइम जब आप बटन क्लिक करते हो, वो बहुत सारे एआई क्रेडिट्स यूज करता है रन करने के लिए, और वो मुस्तकिल आपकी परफॉर्मेंस पीछे बैकएंड पे मॉनिटर कर रहा होता है. और जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा इसको प्ले करोगे तो पूरे कोर्स के रिव्यू करके दे एंड में, और पूरे कोर्स के हिसाब से वो आपको जनरेट करके देता रहेगा कंटेंट, सो दैट वो आपके वीक एरियाज पे फोकस करके आपको क्रिएट करके दे. सो ये सारे रिसोर्सेज इसके अंदर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे. कुछ मैंने जैसे कहा कि नोट्स, वीडियोस, क्विजेस, ये सब वन टाइम जनरेशन है, इसलिए आई एम बेरिंग दैट कॉस्ट फॉर दिस टाइम, फॉर दिस अटेम्प्ट. बट जो रिकरिंग नेचर की है, जो हर स्टूडेंट अपने लिए दोबारा जनरेट कराएगा, ऑब्वियसली सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी क्रेडिट्स, सो उसकी अच्छी खासी कॉस्ट है, तो मैं अकेले नहीं बेर कर सकूँ. ठीक है, आप लोग ज़्यादा होंगे तो जब आप पे डिवाइड होगा तो इतना नहीं होगा, लेकिन मुझ पे आएगी तो बहुत ज़्यादा. सो वो उसके लिए ऑप्शनल होगा, आपको चाहिए होगा तो मैं आपको उसका एक्सेस दे दूँगा. तो तो ये सारा रिसोर्सेज मटेरियल इंशाल्लाह आपको इसमें मिलेगा, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रैक्टिस डायरेक्टली द क्वेश्चन दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. तो अच्छा खासे रिसोर्सेज में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे. दूसरा इसके अंदर चैट का फीचर है. इसके अंदर चैट का फीचर है. द मोमेंट यू गेट इन टू योर क्लास, सो देयर इज अ ग्रुप चैट फीचर इन इट. सो जब आप 3-4 लोग, 5 लोग ऑनलाइन हो, सो यू कैन डिस्कस विद ईच अदर. तो और आप फाइल्स भी शेयर कर सकते हो, उसके अंदर अटैचमेंट के ऑप्शन भी है. सो थ्रू चैट ऑप्शन यू कैन टॉक टू ईच अदर एज वेल. भाई ये कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसमें चैट का फीचर भी मौजूद है. अभी प्रोजेक्टर ऑन हो जाए, मैं निकाल.
तक कोई सवाल है कोई जहन में, जब तक वो देखते हो आके फिक्स करना। सो किसी को भी कुछ पूछना है? टीआरपी के कोई मेन टॉपिक है जहाँ पे टीआरपी लग सकता है? लग सकते हैं, ये अच्छा सवाल है। हाँ से लग सकते हैं ना, तो क्या जो लग, गेस वर्क वाली बात आपने की है। तो पीएम में क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो क्वेश्चन आते आते हैं। ऐसे पीएम में था ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से नो आई डोंट बिलीव इन इट। हमें तैयारी पूरी करनी है, गेस वर्क नहीं करना। बट एज पर द एग्जामिनर, सीआरक्यू जो है वो तीन एरियाज से है: इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड बिजनेस फाइनेंस। ये तीन एरियाज से सीआरक्यू आ सकता है। तो ये जी जी। तो जैसे पीएस का जो पेपर है वो F2 की कंटिन्यूटी है, तो ये इसमें F2 का थोड़ा बहुत F2 की चीजें, M2 की चीजें। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सेक्शन आपका उसकी बेसिक्स F2 में से है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एरिया F2 में से है। EOQ वगैरह, टू सम एक्सटेंट वर्किंग कैपिटल का कैश बजट वगैरह थोड़ा सा M2 में आपने पढ़ा है, वो है। लेकिन मैं जब F9 स्टार्ट कराता हूँ तो मैं एक अजम्पशन लेता हूँ कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, और अभी आप भी यही अज्यूम करके आते हो। ठीक है, तो मेरी और आपकी अजम्पशन अलाइंड हो जाती है, क्योंकि मैंने जो है ना, इस मामले में स्टूडेंट्स को बड़ा खाकसार पाया है, डाउन टू अर्थ। इल्म के मामलों में बिल्कुल शो नहीं करेंगे कुछ पढ़ा है, शो ऑफ नहीं करते। मतलब ये एक अच्छी चीज है आप लोगों की, कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, और मैं आपसे पूछूंगा यार ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप मुझे बड़ी हैरत से देख रहे हो। यानी इतने डाउन टू अर्थ होंगे, आप बिल्कुल शो नहीं करोगे कि आपने ये चीज पढ़ी है। तो ये अच्छा है। क्या चीज? रिमोट तो काम ही नहीं कर रहा है। मैंने तो इतना ट्राई किया वो। वो प्रेस कर अच्छा, अभी क्या किया था कि मुझे बता दो, मैं भी तो। खाली प्रेस करके रखना पावर का? हाँ, वो थोड़ा सा ब्लिंक होगा ऑन अच्छा, तो लाइट तो जल रही थी, फिर क्या हुआ था? बंद हो जाता है, कम टाइम हिल जाता है। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। चैट का फीचर ये, आप ओपन करेंगे यहाँ पर, आप चैट कर सकते हो। ये प्राइवेट चैट है, ये लोग आप लोग आपस में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये प्राइवेट चैट का मतलब ये आप लोग आपस में कर सकोगे। प्राइवेट बेसिकली स्टूडेंट टीचर, फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर को कोई मैसेज करना है और आप वो ग्रुप में नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ कर सकते हैं। ये वाला आपके लिए है, ग्रुप पे आप लोग यहाँ पर चैट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो ये है कि अगर मैं लेट्स से कोई नंबर लिखूंगा, फोन नंबर, ठीक शेयरिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेजेस अगेंस्ट, ठीक, वो नहीं कर सकते हो। और कुछ होशियारी कर सकते हैं, 4, 5, 0, 2, 3, 4, 8, ऐसे ही कर सकते हैं। ये सर मैसेज के साथ लिख दें फिर आप देखो, आप जितने तरीके निकालोगे उतने मैं उसकी वो निकालूंगा। जितने मुझे अभी फिलहाल पता थे वो मैंने इसको ब्लॉक कर दिए, ठीक। और वो लॉग भी आएगा ना मेरे पास। हाँ, वो पीछे यही काम कर रहा है।
तो वो लॉग आएगा कि इसने हरकत की है। तो अब हम इसका एक्सेस क्या करना चाह रहे हैं ये बता दें। ये कुछ जो किया है इसने, हरकत की है, तो इसलिए ना करना। ठीक है। और एआई का दौर है, पता चले कि वो चैट ला के तो दिखा दी सबको, ये देखो ये क्या कर रहा है, who knows? तो इसलिए बहुत एहतियात। तो मैंने हर तरह की चीज़ इसमें कोशिश की है। ये जितने भी रिस्क हैं, वो मैंने, आप लोग ऑडिट पढ़ के आए होंगे, तो ऑडिट रिस्क वगैरह आपने पढ़े होंगे अगर पढ़ के आए ऑडिट। तो मैंने उसमें सारे कंट्रोल्स कोशिश किए हैं कि मैं लगा, क्योंकि ये जो आइडिया था ना, ये 4 5, ये बेसिकली एयरबीएनबी पे उन लोगों ने फोन नंबर बंद किया हुआ है कि अगर आपको कोई कमरा वगैरह या घर वगैरह बुक करना है ना, तो एयरबीएनबी पे आप कर सकते हो ना। तो कहीं बाहर जा रहे हो आप, तो बुकिंग की साइट है, तो उस पर क्या करते हैं, उन्होंने फोन नंबर ब्लॉक किया हुआ है। तो हमारे पाकिस्तानी 4 5 0 3 2 इस पे कर लेते, तो वो उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, तो वो लोग एक्सचेंज कर लेते इस तरह नंबर। तो वो मैंने देखा हुआ था, और मैंने यहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया। अब इसमें आप किसी भी जुबान में ये हरकत करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। ये यहाँ के लिए नहीं था, ये यहाँ के लिए नहीं था, ये तो मैंने अभी आपको सीख, क्योंकि ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था अपने स्कूल के लिए। तो स्कूल के लिए बनाया था, तो मैं नहीं चाहता था कि टीचर्स और पेरेंट्स अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो दे शुड बी एक्सचेंजिंग द कॉन्टेक्ट नंबर्स। सो ये मैंने वहाँ के लिए ब्लॉक किया, यहाँ के लिए नहीं किया। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि मुझे ख्याल आया यहाँ भी जरूरत है। ठीक। और आपको, आप लोग हो सकता है बाद में ख्याल है, हाँ जरूरत तो है, लेकिन ब्लॉक्ड है। तो इसलिए मैंने वहाँ के लिए ब्लॉक किया था, आप लोगों के लिए नहीं था। सर आज मेरी रोज़ा खुशाई है, प्लीज जल्दी छुट्टी दे दें। और इतनी देर से है, इस बात पे ही छुट्टी नहीं बनती है। तुम पेपर क्यों दे रहे हो? अभी तो वो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनाओ। सो अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे इसका मैं एक्सेस आप लोगों को दे दूंगा। अम, बल्कि एक काम कर, अभी आप लोग के पास मोबाइल फोन हैं? नहीं कर। ये वेबसाइट है, स्पेलिंग देखना स्कूल की। MySchool.ai। MySchool.ai पे चल जाए और लॉगिन क्लिक करें, अकाउंट बनाएं। पहले अकाउंट बनाएं, वहां पर साइन अप करें। डेटा नहीं लगा था। नहीं चल रहा डेटा? सर कोड तो सेम रहेगा। कोड सेम रहेगा। हाँ, पिक्चर जी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप साइन अप कर लेंगे, ठीक है, तो साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे, तो बिल्कुल डैशबोर्ड पे सामने ही आपको ज्वाइन क्लास का वो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, कोड मांगेगा, कोड देंगे, क्लास में आप एंटर हो जाएंगे। ज्वाइन भी हो गया, डैशबोर्ड आ गया। मेरे पास भी आ चुके होंगे।
जी बिल्कुल, जब आप लॉग इन करेंगे ना वेबसाइट पे, तो ऊपर इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आ रहा होगा ब्राउजर पे ऊपर टॉप पे। क्या नहीं हो रहा? वेरिफिकेशन कह रहे थे उसके पास बोला। ईमेल पे गए, वेरीफाई हो गया? क्लास कोड क्या 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। क्लास कोड क्या तेरी हर बार क्लास कोड माने मानेगा। नहीं नहीं, दोबारा लॉगिन पे मार दे। पासपोर्ट नहीं। बस मैं चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ इसमें जिस जिसको इशू आ रहा है, मैं इसको फिक्स करता हूँ। कुछ का हो गया यहाँ पर, हो गया सर। आप लोग बस कोड नोट कर लें, सही। मैं इसको फिक्स कर दूंगा, वो व्हाट्सएप का वो भी बना देंगे, तो उस पर भी मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँ। स्टार्टिंग विद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सो एज आई टोल्ड यू कि मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है। सो आई स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स, स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। और सबसे ज़्यादा सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से बेसिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्टार्ट होते हैं, और यहाँ से ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे आपको इसके कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आप एक अमाउंट आज इन्वेस्ट करते हो, यू कॉल इट प्रिंसिपल डिनोटेड बाय पी। और ये अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो से $10,000। इस पे आपको इंटरेस्ट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, से 10% है पर ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स एन से 2 है।
अच्छा, नंबर ऑफ पीरियड डिटरमिन होते हैं इससे कि जो रेट है आपका वो क्या है, 10% पर ईयर है. So if formula is using a per year rate, it means a year is treated as a period. If in a formula, जो कि अभी मैं आपको कराऊंगा, हम पर मंथ रेट पुट कर रहे हैं तो मंथ विल बी ट्रीटेड एज अ पीरियड. तो साल का मतलब फिर 12 महीने 12 पीरियड्स कहलाएंगे. 12 एक साल नहीं कहलाएगा, वो वन नहीं कहलाएगा, वो 12 पीरियड्स कहलाएगा, क्योंकि इनसाइड द फॉर्मूला वी हैव इंसर्टेड अ रेट बेस्ड ऑन पर मंथ. दैट इज द की. क्योंकि फॉर्मूले को क्या पता साल क्या होता है, महीना क्या होता है. तो कैलकुलेशन करके दे रहे हैं आप कह रहे हो 2% चार्ज कर रहे हैं, तो वो 2% जो एक दफा चार्ज करेगा उसको एक पीरियड कहेगा. अब आप पावर 4 लगाओगे तो इसका मतलब उसने 2% चार्ज किया कितनी दफा, 4 दफा. तो इसका मतलब वो 2% 4 दफा चार्ज कर चुका है. अब वो 2% आपने साल का ऐड किया हुआ है तो 4 साल का निकाल के दे दिया उसने. और अगर वो 2% एक महीने का था तो 4 महीने का निकाल के दे दिया उसने. ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिए कि फॉर्मूला ये देखता है कि जो आपने रेट इंसर्ट किया है फॉर्मूले में वो किस फ्रीक्वेंसी का है, उसको वो पीरियड ट्रीट करे. फिलहाल हम 10% पर ईयर उठा रहे हैं, विच मीन्स ईयर इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ पीरियड. जी, 2 का मतलब यहां पर 2 years होगा. अब हमें निकालना है क्या है, सम. सम इज बेसिकली द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. पी प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने कमाया होगा वो, और प्रिंसिपल बिकम्स सम, दैट इज फ्यूचर वैल्यू. अच्छा, अब वो कैसे आएगी. सबसे पहले पहले साल की बात करते हैं. जब एक साल गुजरेगा आपके पैसे कितने थे, 10,000. उस 10,000 पे आपको कितना परसेंट मिल रहा है, 10%. तो एक साल बाद आपको 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आपके अपने अमाउंट भी तो जमा होगी. सो इट विल नॉट बी 10% इन टोटल, it will be 110%, because 100% is representing your own investment 10%. and 10% is the additional amount that you are going to get. So आप इसको 1 plus 10% करेंगे. So 1 किसको शो कर रहा है, 100. अमाउंट को जो आपने लगाई है, और 10% उसका एडिशन है. तो अमाउंट कितनी हो जाएगी एक साल बाद, 1 plus 10%, यानी 11,000. ये एक साल के बाद की कहानी है. जब दूसरा साल आएगा तो फिर 10% मिलेगा, बट चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इट विल नॉट बी द सेम अमाउंट जिसका 10% अगले साल मिलेगा. पहले साल किसका 10% मिला था, नेक्स्ट ईयर इट वोंट बी 10% ऑफ 10,000. या दैट्स व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज, इट कंपाउंड्स द अमाउंट. ये अगले साल के लिए 100% किसको मानता है, 11,000. 11,000 को 100% मानता है. ये 10,000 को दोबारा 100% नहीं मानता. सो नेक्स्ट ईयर इट विल बी दिस into 1 plus 10%. Hmm. 12,100 will be the sum after 2 years. ये है 2 साल के बाद का क्या अमाउंट. ये फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर. जी, एक साल के बाद 11,000 हो गए, दूसरे साल के एंड पे ये 12,100 हो गया. सही. अब हम यहां तक पहुंचे कैसे, 2 स्टेप्स करके, बट हमें सिंगल स्टेप चाहिए, बिकॉज ये 5 साल होंगे तो क्या 5 साल तक इसे कैलकुलेशन कर पाएंगे. अब वो कैसे, देखिए इधर मैंने स्टार्ट कहां से लिया था, B3 से. B3 वॉज प्रिंसिपल, राइट. सो B3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, B3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्रिंसिपल. सो आई राइट P. सही है. अब वेरिएबल्स से रिप्लेस कर रहा हूं ना, क्योंकि हर सवाल में तो 10,000 नहीं होगा ना, किसी में 11 होगा, किसी में 12 होगा, तो जो भी होगा वो हम P के तौर पे ले लेंगे. ये आ गया. 1 तो अपनी जगह पे. B4 बेसिकली 10% था, और 10% हर दफा तो होगा नहीं, तो R होगा. ये आ गया. ये एक साल के बाद का आ गया. फिर हमने इसी को दोबारा मल्टीप्लाई किया 1 plus R से. ऐसा ही है. 2 साल के बाद के लिए हमने दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया 1 plus R से, यानी जो P इंटू 1 plus R आया था उसको एक दफा दोबारा 1 plus R से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया.
ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 साल के बाद का चाहिए था, और अगर हमें 3 साल के बाद के लिए चाहिए होगा, एक दफा फिर 1 + r से मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही जितने साल के लिए चाहिए उतनी दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही चीज को बार बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा नहीं है पावर ले लें, तो 1 + r की पावर क्या ले लें, तो 2। लेकिन हर दफा 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो n। So p into 1 + r raised to the power n will give you s. So here we go, we have got a formula. If we have a compound interest और हमें किसी भी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो जो कि किसी स्पेसिफिक रेट से बढ़ रही हो, तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्म। s is equal to p, the starting point, into 1 + r, the rate at which it is growing, and power n, the number of periods after which you want to find out the total. So अब कोई भी चीज कंपाउंडेडली ग्रो करेगी और आपको पता होगा किस रेट से ग्रो कर रही है, और आपको ये देखना है कि ग्रो करते 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 फ्यूचर में वो अमाउंट कहां तक पहुंचेगी। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू आप उसको टाइप करें। सो 10,000 p into 1 + r raised to the power 2। ये फॉर्मूला इस शक्ल में फ्यूचर वैल्यू बताएगा, बट अगर फ्यूचर वैल्यू पता हो तो हम वापस बी पे भी तो जा सकते हैं। ठीक है। सो एक है कि अगर आपको आज की वैल्यू पता हो और फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, तो इट इज एक्चुअली s टू, नो, p to s, p to s। तो p मालूम हो और क्या निकालना हो, s, फ्यूचर वैल्यू, तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। बट अगर s पता हो और क्या निकालनी हो, p, वापस इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। So from s to p it's discounting, from p to s it is compounding। तो ये जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये किस चीज का है, ये कंपाउंडिंग का है। इसी को मैं रिवर्स करूं तो मुझे सिर्फ क्या करना है, जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, डिवाइड हो जाए। वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो व्हाट विल इट बी, p इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू द पावर n। ये तो जितना मैं इसको बढ़ाना चाह रहे हो उतना आदत है, जो हम नहीं निकल रहा हूँ भाई, नहीं चाहिए ये। हम्म। अच्छा, अब इसको एक और फॉर्मेट में हम क्या रख सकते हैं कि ये डिवाइड के बजाय अगर इसको मल्टीप्लाई ही रखें, है ना, तो फिर पावर -n कर देंगे। सो वो ज्यादा बेहतर है, s इंटू 1 + r रेज टू द पावर -n। सो दे ये दोनों सेम।
अब यहां से एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है, वो जरा समझ। अगर ये इस सवाल को हम एज इट इज लें और मैं आपको कहूं कि यार आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है और आपको 10% रिटर्न चाहिए हर साल, और आपको जो भी मिलेगा 2 साल के बाद एक साथ मिलेगा, आप कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हो? 10,000। आपको कितना रिटर्न चाहिए हर साल? 10%। पैसा कितना कब मिलेगा एक साथ? 2 साल। यहां तक हमें पता है। अब मैं कह रहा हूं कितनी अमाउंट आपको मिलेगी 2 साल बाद, तो आप कहोगे मुझे 10% मिला, तो व्हाट विल बी योर आंसर? 2 साल वो लगाएंगे ना। मैं कह रहा हूं कि आपको कितना चाहिए था? 10%। अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की? 10,000। कितने साल? 2 साल। तो ये 2 साल बाद आपको कितनी अमाउंट मिलेगी? तो यू विल से आई हैव अर्नड 10% रिटर्न पर ईयर। 12,100। 12,100 कैसे आया था? 10% ऐड करके ही आया था ना। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि कितना टोटल मिलेगा 2 साल के एंड पे, तो यू विल बी गेटिंग 10% पर ईयर रिटर्न, तो यू विल से 12,100। ऐसा ही है। रिवर्स इट। वी डोंट नो हाउ मच वी शुड बी इन्वेस्टिंग। अभी हमें क्या पता था? हाउ मच वी आर इन्वेस्टिंग, प्रेजेंट वैल्यू। और हमने वो निकाला जो हमें 2 साल के बाद मिलना चाहिए, सो दैट वी अर्न 10%। रिवर्स करते हैं। अब हमें ये पता है 2 साल बाद कितना मिल रहा है, हमें ये पता है कि हमें कितना परसेंट रिटर्न चाहिए हर साल, और जो मिल रहा है वो कब मिल रहा है? 2 साल बाद। ये सब पता है। क्या नहीं पता? कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम कितना परसेंट कमा सके? 10%। रिवर्स हो जाएगा। तो अगर ये देखना है कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, पीछे जा रहा हूं कि मुझे 10% रिटर्न मिले, तो मैं रिवर्स कर रहा हूं। तो 12,100 अगर आपको मैं दे रहा हूं 2 साल बाद, और आपको 10% आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो हाउ मच यू शुड बी इन्वेस्टिंग टुडे? 10,000। नहीं पता हो तो क्या करेंगे? कौन से वाले फॉर्मूले? डिस्काउंटिंग वाले पी के फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, एंड इट विल फाइंड इट फॉर यू हाउ मच यू शुड बी इन्वेस्टिंग सो दैट यू गेट 10% रिटर्न। समझ में आई बात? तो 12,100 बेसिकली क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इन्फ्लो है। इनफ्लो है, क्योंकि ये आपको मिलेंगे कब? सो हम कह सकते हैं कि इट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यस, इट्स अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और डिस्काउंटिंग करने के बाद ये क्या वैल्यू बन जाती है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। आउटफ्लो। नो, इनफ्लो। इनफ्लो ही है। अभी तो मैंने आपको बोला ही नहीं कि मैं आपसे कितना मांग रहा हूं। अभी तो आपने अपनी कैलकुलेशन की है कि 10% कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्क है अब दोनों बातों में। आउटफ्लो तब होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहिए नहीं, करनी है। मैं कह रहा हूं इतनी करनी है। अभी वहां तक तुम पहुंचे ही नहीं। आ रहा हूं, आ रहा हूं। अभी आप क्या मालूम कर रहे हो कि जो मैं आपको दे रहा हूं कितने साल बाद? 2 साल बाद आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। वो जो आपको मिल रहा है उसका नाम क्या है? कैश आउटफ्लो, इनफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो। उसी की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना। तो आप क्या बोलोगे उसको? आपने कैश इनफ्लो जो आपको मिल रहा है उसी की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना, तो उसको क्या बोलोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैसे बन जाएगा एकदम से? अभी तक तो इनफ्लो था, लेकिन 12,100 कौन सा क्या था? फ्यूचर वैल्यू थी। आपने क्या निकाली है? तो यू विल स्टिल कॉल इट कैश इनफ्लो, बट it's a present value of cash. The present value of cash inflow is basically telling you how much you should be investing to get 10% return. It is not what you are required to invest. फर्क है या नहीं? वो तो कोई शॉर्ट फ्लो। हाँ, फर्क है इसमें। आप एक गाड़ी देखी, आपने, आपको बड़ी पसंद आई और आपने कहा यार ये 20 लाख की होनी चाहिए, मुझे 20 लाख में खरीदनी है। इसमें और जो जो बेच रहा है वो जो पैसे बताएगा वो एक ही बात है? नहीं ना। आपके दिल में आया और आपने उसको बोला, उसने कहा ठीक है यही। नहीं ना, वो कुछ और बताएगा। वो इत्तेफाक से वही हो सकता है जो आप बोल रहे हो, लेकिन अभी तो उसने बताया भी नहीं। अभी तो आपने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन की है, ये तो वो है। इसलिए यू कैन नॉट कॉल इट आउटफ्लो, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर, बाय द पर्सन जिसके पास आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इट इज व्हाट यू वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट टू गेट योर रिटर्न
फर्क है इसमें। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकाला है आपने, कैश इनफ्लो। सो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको क्या निकाल के दे रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। करके देख लेते हैं। आपको मैंने कहा आपको कितने मिलेंगे, 12,100, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, इनटू आपको रिटर्न कितना चाहिए हर साल, 10%. So you will put your required rate of return here and power minus 2 because you are subtracting the 10% return to see 10% से हिसाब से रिवर्स करूं तो कौन सी अमाउंट है जो ग्रो करते करते 12,100 तक पहुंचती है 10% के रेट से। आप ये मालूम कर रहे हो कि वो कौन सी अमाउंट है जिसको अगर आप 10% से ग्रो कराओ तो वो कितनी बनती है, 12,100। कितनी है वो, 10,000। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं भी आपसे 10,000 मांग रहा हूं, ये तो आपने वो अमाउंट निकाली है जिसको अगर आप कितना परसेंट हर साल इंक्रीज करो तो वो कितना बन जाएगा, 12,100। तो आप ये कहोगे कि मैंने 10% कमा दूंगा अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा इस 12,100 के, क्योंकि 10,000 मैं डालूंगा जेब से, मिलेंगे मुझे 12,100। तो मैं अगर हर साल इसमें 10% ऐड करूं तो 12,100 ही बनता है। सो इट मींस आई हैव अर्नड 10% return if the required investment is 10,000. So what I have calculated? I have calculated present value of cash inflow. ये समझ में आ गई बात? ओके। अब मैं आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूं, उसके बदले मैं आपको कह रहा हूं मैं आपको 12,100 12,100 दूंगा आफ्टर 2 years, राइट? अब आप रिक्वायर्ड रिटर्न किसका होगा, आपका, इन्वेस्टर का ना। इन्वेस्टर किसके रिक्वायर्ड रिटर्न के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, अपने ना। आप जब भी कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपका अपना एक रिक्वायर्ड रिटर्न होगा ना, कि जो आपके जहन में होगा आप कमाना चाहते हो, तो आपने वो परसेंट पुट किया यहाँ पर 10%, तो आंसर क्या आया, 10,000। और इसने आपको एज एन इन्वेस्टर क्या बताया, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए 10,000 इस प्रोजेक्ट में, सो दैट यू गेट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। पता चल गया? ओके। अब आप मुझसे पूछोगे सर क्या पूछेंगे, मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपको 2 साल बाद कितने दे रहा हूँ, 12,100। आपने अपने जहन में कैलकुलेशन की 10% के हिसाब से, जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से आपके पास आंसर क्या है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 10,000। अभी आपने मुझे बताया नहीं, ये आपने मुझे बताया नहीं है। आप किसी की गाड़ी देखते हो, यार कितने की, कह रहे आप कितने मिलोगे, नहीं तुम बता, अपनी वाली क्यों पहले बता दे? क्योंकि हमें डाउट ये होता है कि अगर मैंने अपनी वाली बता दी और वो कम कम में बैठा होगा जहन में, बढ़ा देगा है, तो आप मुझे बताओगे नहीं ये 10,000, ये आपने अपने जहन में अपनी कैलकुलेशन की है। अब आप मुझसे पूछोगे सर क्या, आप कितना मांग रहे हैं? व्हाट इज द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू वी हैव टू इन्वेस्ट टुडे, जो कि आपके लिए कैश आउटफ्लो होगा इस प्रोजेक्ट का अगर आप करते हो तो। और ये आउटफ्लो कब होगा, आज या 2 साल बाद? आज आज तो प्रेजेंट वैल्यू भी हो गई और आउटफ्लो भी हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। समझ में आ रही है भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो विच इज द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली। अब आपने मुझसे पूछा और मैं अब आपको जवाब देने लगा हूं, आप लोग दिल थाम के बैठ जाएं। अब ये आपको पसंद मेरी बात आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ऐसा ही है। मेरी बात आपको कब पसंद आएगी, अगर मैं आपको क्या कहूं 10,000 10,000 से कम बताऊंगा तो आपको मेरी बात पसंद आएगी, और अगर मैं 10,000 से ज्यादा बताऊंगा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए, चूंकि आपका पहला दिन है, दिल खुश कर देता हूँ, उसके बाद तो परेशानी ही परेशानी। तो 9,200 बताओ, खुश है? खुश है, फायदा नजर आ रहा है जी, कितने का, तो फायदा, फायदा, इस फायदे को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये 2 प्रेजेंट वैल्यूज की नेट है, इजंट इट? 2 प्रेजेंट वैल्यूज थी और आपने उनका डिफरेंस निकाला है नहीं निकाला, तो 2 प्रेजेंट वैल्यूज के डिफरेंस को इंग्लिश में नेट नहीं बोलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, net of present values. This is present value, this is present value, and this is the net of the 2 present values, and this is actually telling you whether you should be investing or not. बताओ डिसीजन क्या हाँ है ना? क्योंकि नीचे एनपीवी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। रट्टे नहीं लगाने हैं, पॉजिटिव आ गई, सुबह से शाम तक रट्टे लगाने, एनपीवी पॉजिटिव होगी तो अभी मैं इसको ऊपर करता हूँ, उसको नीचे करता हूँ, नाम यही रखता हूँ, नहीं करेंगे। है सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे करने से मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफो ये 10,000 रहे,
और प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो यही रहे, सिर्फ मैं इसको ऊपर कर दूं उसको नीचे कर दूं तो आंसर किसमें आ जाएगा, माइनस में, तो मेरा फैसला चेंज हो जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में पहले क्या लिख रहा हूं बाद में क्या लिख रहा हूं, माइनस से फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट देखो, आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो ऊपर पहले 10,000 लिखो या 9,200 लिखो, आप तो 10,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना, मैं कितने मांग रहा हूं। अब आप कैलकुलेटर में मेरी वाली बात पहले लिखो, अपनी वाली बाद में लिखो, या कैलकुलेटर में अपनी वाली बात पहले लिखो, मेरी वाली बात बाद में लिखो, कैलकुलेटर तो माइनस का साइन चेंज कर देगा और आप अपने आप को धोखा देने के लिए ये करोगे, अच्छा माइनस में आ गया, तो नहीं, ये क्या बात हुई। आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, 10,000, मैं कितनी मांग रहा हूं 9,200। अब आप किसको किसमें से माइनस करते हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं आपसे कम ही मांग रहा हूं। समझ में आती है बात। तो फिर सर ये जो हमने रट्टे लगाए थे पॉजिटिव नेगेटिव, तो गलत था, नहीं, रट्टा लगाना गलत था, कॉन्सेप्ट को स्किप करना गलत था। पॉजिटिव नेगेटिव ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे। मिसाल के तौर पर हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से क्या माइनस कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये सीक्वेंस फिक्स कर दो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगा, ज्यादा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एक्चुअली वो है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन सर अगर हमारा इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज्यादा हो तो तो माइनस वो तो वैल्यू चेंज हो गई ना, मैंने कहा वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, पहले किसको लिख रहा हूँ बाद में किसको लिख रहा हूँ मैथमेटिकली, तो सीक्वेंस से तो नहीं फर्क पड़ता यार, ये तो फिर अजीब सी बात होगी, आप इंटरव्यू में बैठे हो, वो अगले ने आपको बोला कैलकुलेटर उठाए, आपको उठाओ, आपने कैलकुलेटर उठाया, उसे कहा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बता रहा हूँ 9,200, लिखो, साथ में बोल भी रहा है क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है 9,200, बोला माइनस का साइन लगाओ, आपने माइनस का साइन लगाया, बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बता रहा हूं 10,000, सही है, आंसर क्या आया, आपने कहा -800, बोला एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, बोले सर रिजेक्ट करो, बोले कर दिए, आप रिजेक्ट, समझ जाए क्या रटे लगा के आया हुआ यार, पॉजिटिव नेगेटिव यार। Present value of cash inflow is what the investor is willing to invest to get his return. And present value of cash outflow is what is required. Now, जितना आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, अगर आपको उससे कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है फायदा है। तो फायदा है, चाहे माइनस प्लस को छोड़ो, सिंपल सी बात, एक्सेप्ट करो, और जो डिफरेंस है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, बट वी राइट इट इन अ सीक्वेंस सो दैट इट बिकम्स इजियर, इट बिकम्स इजियर, कि पॉजिटिव है तो हम तो वैसे ही पहले प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो पहले लिखते हैं, आउटफ्लो बाद में, तो पॉजिटिव हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो चीज बड़ी है, खत्म। इस आसानी के लिए हम ये काम करते हैं, ना कि हम रट्टे लगाने के लिए काम करें। इज दैट क्लियर। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, अगर आपको किसी जगह पे इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि यार ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है ये हमें क्या बताता है, तो आप कहेंगे कि जितना इन्वेस्ट करना चाहिए उस रेट को अर्न करने के लिए जिस रेट की मदद से आपने ये फिगर निकाली, हमने किसकी रेट से मदद से निकाली, 10%, तो 10% कमाने के लिए ये इन्वेस्ट करो। बट अगर मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे 8% चाहिए, तो 8% लिख लो, फिर 8% के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कम रिटर्न चाहिए, कोई बात नहीं, 10% ना मिले, कितना मिले, तो 8%, तो अब मुझे मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, हाँ हाँ, अब मैं ज्यादा करना अफोर्ड कर सकता हूँ 12,100 के लिए, क्योंकि 12,100 के लिए मैं जितना कम इन्वेस्ट करूंगा रिटर्न उतना मेरा ज्यादा आएगा, क्योंकि गैप ज्यादा हो जाएगा। अगला कितने दे रहे, 12,100, मैं 12,100 के मुकाबले में जितना कम दूंगा आज उसको उतना मुझे फायदा हो रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे मिल 12,100 रहे हैं और मैं दे कम से कम दे रहा हूं, कम से कम दे रहा हूं, कम से कम दे रहा हूं, यानी 9,000 दूंगा तो 10% से भी ज्यादा कमा रहा हूँ, 8,000 दूंगा और ज्यादा कमाऊंगा, जितना कम दूंगा उतना मिलने वाले पैसों में और जाने वाले पैसों में गैप ज्यादा होगा, और ये गैप जितना ज्यादा होगा इसका मतलब मुझे रिटर्न उतना ज्यादा मिल रहा है। सो अब इस क्वेश्चन को देख के बताओ, अगर मैं 8% पुट करूंगा तो पहले आंसर 10,000 आया था, अब क्या आएगा, सोच के बताओ, ये जो भी मैंने लॉजिक बताई उसके हिसाब से बताएं।
वो कैलकुलेटर से नहीं होना चाहिए, फिर समझ में नहीं आया, फिर रट्टे लगा रहे। 8% पुट करके आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा आएगा, क्योंकि इसका मतलब मैं ज्यादा इन्वेस्ट करना अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मेरा रिटर्न कम है। कितना आया आंसर? 10,000 आया? 10,000 ज्यादा आया? ज्यादा। 10,000 से ज्यादा, यानी अब मैं कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं? 10,374 भी मैं कर लूंगा, मुझे मसला नहीं है, क्योंकि 10,374 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कितना कमा रहा हूँ? 8%, जो मुझे चाहिए सपोज। और वो कितने मांग रहे हैं? तो मैं बचा रहा हूं। सो जितना रेट बढ़ाते जाओगे प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी, जितना रेट कम करते जाओगे प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज्यादा आती जाएगी। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया। क्यों? मैथमेटिकल तो याद कर लो, जितना बड़ा रेट पुट करोगे वैल्यू उतनी कम आएगी, जितना कम रेट पुट करोगे वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। 8% पुट किया था, इसके बाद 6 करूंगा तो क्या होगा? उससे ज्यादा आएगी। 10,769। क्योंकि इफ यू वांट अ लोअर रिटर्न देन यू कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट मोर, ज्यादा कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो। बट अगर आपका रिटर्न क्या है? ज्यादा है, और आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि गैप कम हो जाएगा, आपका रिटर्न कम हो जाएगा। मतलब इन्वर्स जी, माइनस है, माइनस एन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। द हायर द रेट, the lower will be the answer. The lower the rate, the higher will be the answer. ठीक है, अभी फिर से देखते हैं। 10% अभी बढ़ाते हैं, 10% की जगह 11% करें, तो आंसर 10,000 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी प्रोजेक्ट से 10 की बजाय कितना कमाना चाहता हूं? 11%, तो फिर मैं 10,000 दूंगा तो मैं तो पैसे, तो ज्यादा पैसे जाएंगे ना, मिलेंगे वही 12,100। और मैं दे ज्यादा दूंगा तो 10% थोड़ी मिलेगा, फिर तो मुझे 10% से कम मिलेगा। तो अगर मुझे 10% से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो कम पैसे लगाऊंगा, ताकि वो जो मुझे पैसे दे रहा है 12,100 और जो मैं उसको आज दे रहा हूं, उन दोनों में गैप ज्यादा से ज्यादा हो, सो मेरा एनुअल रिटर्न बढ़ जाए। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी केप्ट इन माइंड। फिर F9 आसान लगेगा, रटे में बहुत मुश्किल। एक दफा ये शुरू में थोड़ी सी हमें इस चीज को समझना है, फिर मुझे टाइम ही नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल खत्म कराने में। इसलिए आई स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये आपने F2 में पढ़ा है, MA2 में पढ़ा है, आपने इतना टाइम नहीं लगाया। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट के आंसर आ गए। F9 में नहीं चलेगा, वहां चलो फिर भी चल जाएगा। इधर तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, CRQ आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, तो थोड़ा सा उसने घुमाया, आप घूम जाओगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर नहीं होगा ना, आप घूम जाओगे, बहुत इजीली घुमा देगा वो। मैं आपको बताऊं, PM कुछ भी नहीं है इसके आगे, PM कुछ नहीं है इसके आगे। मुझे ये बताइए, वो चीज ज्यादा गहरी है जिसकी गहराई मालूम हो, या वो चीज ज्यादा गहरी जिसकी जिसकी गहराई मालूम ना हो? F9 की गहराई मालूम नहीं है। FM गहरा है, बट गहराई मालूम है। एक लिमिट है, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता एग्जामिनर। जाना भी चाहे, ABC में क्या पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा? ABC मेरी कच्ची होगी, मुझे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए, लेकिन मैं कर लूंगा तो उसके पास फिर बचेगा नहीं कुछ। F9 2.5 महीने का सब्जेक्ट ही नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समंदर है। पर आसान क्यों है? क्योंकि वो गहराई में जाता नहीं है ज्यादा। उसको पता है 2.5 महीने में ये लोग उस लेवल पे जा ही नहीं सकते जिस लेवल पे F9 का सवाल बनाया जा सकता है, सेम टॉपिक का। नहीं, नहीं हो सकता, इसलिए वो नहीं जाता। उस सतह सतह पे और थोड़ा बहुत हल्की फुल्की गहराई में जाता है, ज्यादा गहराई में जाता ही नहीं है। चला गया तो आपके लिए बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। ये इसलिए वो ऊपर जाता है। वो कहता है 2.5 महीने में यार एक बंदे ने कितना पढ़ा होगा, कितनी डेप्थ हासिल कर सकते। तो ये टेक्निकल बहुत है, तो थोड़ा सा घुमाएगा, आप घूमोगे, हमें उस चीज को देखेंगे। इसलिए बेस हमारी अच्छी होनी चाहिए। सो अगर किसी को कितना रिटर्न चाहिए? 11%, तो उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 9,821, क्योंकि 9,821 वो फिगर है जिसको अगर आप 11% के रेट से बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो वो 12,100 बनेगा। कितने साल में? 2 साल में। सो अब NPV 60 स्टिल आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे 9,821 नहीं मांग रहा, 9,200 मांग रहा है। दे वही, दे वही 12,100 रहा है। सो आपको फायदा है, यू विल बी गेटिंग मोर देन यू आर एक्सपेक्टिंग।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी। अब एनपीवी आप निकालोगे तो पहले क्या करना है, सुनना होगा। पहले आप ये देखोगे कि जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको कैश फ्लो कितना मिल रहा है, कब मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है। फिर आप उस कैश फ्लो में से अपने रिक्वायर्ड रिटर्न के हिसाब से एडजस्टमेंट करके ये देखोगे कि उस कैश फ्लो के लिए आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट यू गेट योर रिक्वायर्ड रिटर्न। उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। फिर देखोगे रिक्वायर्ड कितना है इन्वेस्टमेंट, फिर कंपैरिजन करके आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जुबानी जुबानी मुझे बताएं। अगर ऐसा ही प्रोजेक्ट हो बट 5 साल का है, कितने साल का है, और 5 साल बाद मैं आपको 12,100 नहीं दे रहा हूं, मैं 50,000 दे रहा हूँ, $50,000 दे रहा हूं। आफ्टर 5 years आई एम गिविंग यू 50,000, राइट, एंड आपका रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो है 12%। यस, जी भाई पर ईयर ही होता है। So I'm giving you 50,000 after 5 years. Your required rate of return is 12%. What is the amount that you will be willing to invest? Yeah, what is the amount that you should maximum invest? 2837। लेकिन आपका फैसला अभी तक नहीं आएगा जब तक मैं आपको ये ना बता दूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी कितनी है ना। सो जो आपने कैलकुलेशन की अगर मैं उससे ज्यादा बता दूं, तो नहीं करेंगे। कहाँ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, दिस शुड बी द क्लैरिटी दैट जो हमने कैलकुलेशन की अगर इससे ज्यादा मांग रहे हैं सब तो फिर नहीं देंगे, क्योंकि फिर हम उतना नहीं कमा रहे जितना हमें कमाना है। हमें कितना कमाना है पर ईयर? पर ईयर 12%। तो सर जो हमने कैलकुलेशन की है 12% तो उस पर मिलेगा। आप उससे ज्यादा मांगेंगे तो इसका मतलब हम फिर 12% नहीं कमा सकेंगे, हमसे कम कमा लेंगे इससे। सॉरी, कितना है? 237। व्हाट इफ आई एम आस्किंग फॉर 25,000? हाँ, यस। है ना, तो व्हाट विल बी द एनपीवी if I am asking $25,000 of investment? 3,371। So let us do it. सबसे पहले कितने दे रहे थे मैं पैसे आप? 50,000। कितना परसेंट रिक्वायर्ड रिटर्न था? 12%। कितने साल के बाद दे रहा था? -5। सो ये आ गया। दिस इज व्हाट यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट बिकॉज यू वांट अ रिटर्न ऑफ 12% per year. So this is present value of cash inflow. And what am I asking for? 25,000, which is less than what you are willing to invest. 337. So your net present value is 337। पता है ये क्या बता रहा है आपको? अब ये भी समझाता हूँ। ये 337 आपको ये बता रहा है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट करोगे तो आप अपना 12% भी कवर कर लोगे और उससे ऊपर भी कमा लो। और अपनी इन्वेस्टमेंट भी कवर कर लोगे, और उसके जो ऊपर कमाओगे उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 337। यानी आप इन्वेस्टमेंट कवर कर लोगे इस पैसों में से, 50,000 में से, 50,000 में से इन्वेस्टमेंट कवर कर लोगे, 50,000 में से अपना रिटर्न भी कवर कर लोगे 12%, और उसके बाद जो बचेगा उसकी आज की वैल्यू 3371 है। 3371 है। तो क्यों नहीं करूं भाई? जो लगाए पैसे वो भी मिल रहे हैं, जो उसके ऊपर रिटर्न चाहिए वो भी मिल रहे हैं, और उसके ऊपर आज के हिसाब से मिलेंगे तो 5 साल बाद, तो जो 5 साल बाद बचेगा वो इससे भी ज्यादा होगा। तो ये वो अमाउंट नहीं है जो एग्जैक्टली 5 साल बाद बचेंगे, ये वो अमाउंट है जो 5 साल बाद बचने हैं, उसकी आज की वैल्यू है 337। ये वो सरप्लस है जो आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अब एक और छोटा सा सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं, जरा ट्राई करके बताएं। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब आप चेंज को अपने जहन में रख के सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको 50,000 एक साथ नहीं दूंगा, मैं आपको कह रहा हूं आपको चाहिए वही 12%, मैं आपको दे भी वही 50,000 रहा हूं, बट लमसम नहीं दूंगा एक साथ। इसमें से 30,000 आपको 1 साल बाद दूंगा और 20,000 2 साल बाद। पहले पूरे 50,000 कब दे रहा था? 2 साल, 5 साल, 5 साल थे। ओके, एक काम करता हूं, फिर ब्रेक करता हूं। मैं आपको हर साल 10,000 दूंगा 5 साल तक। 12%। जी, अब सुन ले मेरी बात, मैं रिवाइज कर दिया। मैं एक साथ 50,000 देने की बजाय अब आपको हर साल 10,000 करके पैसे दूंगा।
दूंगा वही 50,000, बट 5 साल के बाद नहीं दूंगा एक साथ। 1 साल बाद 10,000, 2 साल बाद 10,000, 3 साल बाद 10,000, 4 साल बाद 10,000 और 5 साल बाद 10,000। अब आप कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे ये निकाल। अब हर साल 10-10 हजार करके दे रहा हूं। देखिए अब तो प्रेजेंट वैल्यू वो नहीं आनी चाहिए ना, पहले साल की है ना? 1100 आएगी। अभी तो आपके पास वो नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा मैं पैसे देर से दूं या जल्दी दूं। तो फिर कौन आपको जल्दी पैसे देगा? बोलेगा अच्छा इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसको मैं 50,000 होल्ड करके एक साथ दूं 5 साल बाद, तो भी ये कहता है मैं उतने इन्वेस्ट करूंगा। और अगर मैं इसको बोलूं नहीं नहीं भाई मैं तुम्हें 50,000 5 साल के अंदर दूंगा, 10 साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ज्यादा अच्छी बात कौन सी इन्वेस्टर के लिए? कि पूरे 50,000 एक साथ मिले 5 साल बाद, या फिर हर साल 10-10 हजार करके मिले। कमेटी कमेटी वाली सोच है ये, कमेटी वाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली सोच नहीं है ये। कमेटी वाली है, कमेटी एक साथ निकल आएगी, भले 5 साल बाद निकल आए, 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी उस 50,000 की? आज के 10,000 में। इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, 5 साल तक बैठे हुए हो। तो आपके दोस्त पैसे लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, कोई किधर लगा रहा है, कोई किधर लगा रहा है, आपने कहा मेरे तो पैसे वहां पड़े हैं। अब अगर वो उसमें से 10,000 पहले साल दे देगा तो मोर वैल्यूएबल फॉर अस, दूसरे साल 10,000 दे देगा, तो फर्क पड़ना चाहिए भाई। चलो आज के बाद नहीं पढ़ रहा था, F9 के बाद पढ़ना चाहिए। सही है, F9 पढ़ा इसीलिए कि आपको पता चले टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है भाई। ठीक है, सो 1 साल बाद 10,000, फिर 2 साल बाद 10,000, अब ये मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल। तो अगर एक साथ पूरे 50,000 दोगे तो मैं 28,000 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। बट अब अगर आप मुझे हर साल 10-10 हजार दोगे तो मैं 28,000 से ज्यादा दूंगा। ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट। अब वो कितना होगा? ज्यादा कैसे दूंगा? फिर 50 से कैसे ज्यादा दूंगा भाई? हैं? ये तो आप मेरे पास करो इन्वेस्टमेंट, मैं आपको कितने दूंगा? 50,000। आप 56,000 देने के लिए तैयार हो यार, जन्नती आदमी हो। इन्वेस्ट तो हमेशा कम ही करेंगे ना, जो मिलने वाले पैसों से तभी कमाएंगे। हाँ 28,000 से ज्यादा होगा, 50 से तो कम ही होगा। आपने किया हुआ है MA2 में, F2 में सॉल्व भी किया हुआ है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं किया, क्योंकि जो मैंने करवाया उससे हो जाएगा सब। फिर फॉर्मूला आता है। अभी ये रहा। वो वाला छोड़ो, वो फॉर्मूला नहीं है ना, मैंने सोच अज्यूम क्या किया कि आपने वो नहीं पढ़ा। इसी फॉर्मूले से करना है, बस कैसे करना है ये देखना है। हम्म? पहला पैसा कब मिल रहा है? तो पहले को पहले के हिसाब से सॉल्व करते हैं। 10,000 इंटू 1 प्लस 12% रेस टू द पावर -1। 50 क्यों होगा? 50,000 थोड़ी मिल रहे हैं एक साल बाद। एक साल बाद तो 10,000 मिल रहे हैं ना। तो पहले वाले जो 10,000 हैं उसके लिए आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? 8,929। दिस इज फॉर द फर्स्ट 10,000 दैट यू गोइंग टू रिसीव। उसके लिए आज आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? हाँ, ये वो पहले वाले के लिए है। उसके बाद, नेक्स्ट की पावर सिर्फ चेंज होगी, पैसे तो सारे वही है ना। तो नेक्स्ट 2 साल उसके लिए कितना इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली इसीलिए कम करूंगा क्योंकि वो 2 साल बाद मिल रहे हैं। तो उसमें से जो 12% कवर करना है वो 2 साल का कवर करना है। फिर माइनस यस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 36048 हाँ, मेरे पास ये आ रहा है। 4 5 6 7 अब पूरे 50,000 के लिए मैं कितना आज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं? इन सबको ऐड कर दूंगा। सो आई ऐड ऑल 36048, मोर देन 28,000, बट इट कांट बी मोर देन 50,000। अंडरस्टैंड? जो दे रहा है 50,000 उसको मैं 50 से ज्यादा कैसे दे दूं? 50 से तो हमेशा कम ही दूंगा ताकि मैं कमाऊं। सो मैं कितने दूंगा? 36,048 अगेंस्ट 50,000 दैट आई एम रिसीविंग। अब ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जिसमें हमने हर साल की कैलकुलेशन अलग अलग की। तो एक प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें सारे पैसे एक साथ मिलते हैं, वो एक ही सिंगल कैलकुलेशन से हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें हो तो 5 साल का प्रोजेक्ट, बट 5 साल के बाद एक साथ नहीं मिलते, हर साल पेमेंट मिलती रहती है। तो अब उसके लिए आप हर पेमेंट की कैलकुलेशन अलग अलग करके फिर ऐड करोगे। तो
अब आपको क्या पता होना चाहिए? कैश फ्लो, उसका टाइम और रिटर्न कितना चाहिए। तो आप प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल लोगे, फिर एनपीवी निकालने के लिए आप देखोगे कि कितनी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, वो आप उसमें से आखिर में माइनस करें। दैट्स द लास्ट स्टेप दैट यू डू। थोड़ा सा एनपीवी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि कैश फ्लो, टाइमिंग ऑफ दैट कैश फ्लो कब मिल रहा है, और रिटर्न कितना आपको चाहिए। उसको इस्तेमाल करके आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे विच टेल्स यू कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर उसको कंपेयर करोगे कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा गया है। डिफरेंस विल टेल यू वेदर यू शुड बी गोइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट और नॉट। ठीक है। अच्छा, अ, अगर मैं आपको 10,000 की बजाय 1 साल बाद $1 दूं, 1 साल बाद 10,000 नहीं दे रहा, एक अभी मैंने क्या किया, इधर 10,000 लिखा है, तो अगर मैं 10,000 की बजाय मैं आपको बोलूं मैं आपको $1 दे रहा हूं 1 साल बाद, है ना, $1 दे रहा हूं 10,000 की बजाय, रिटर्न आपका उतना ही 12% है, पैसे वही 1 साल बाद मिल रहे हैं लेकिन $1 मिल रहा है, तो उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे? $1 दूंगा 1 साल बाद, 36। तुम मुझे दे दो, अभी $36 दो, मैं तुम्हें 1 साल बाद $1 दूंगा। कौन सिर्फ एक सिंगल डॉलर के लिए $36 लगाओगे? $1 दूंगा सिर्फ 1 साल बाद, तो आप मुझे $1 दोगे, उससे ज्यादा दोगे या उससे कम दोगे? 136। कैलकुलेशन करना है, मेरे साथ मिस्टेक, 0.36 नहीं है। मुझे क्या करना है, मेरी कैलकुलेशन में बताओ मैं क्या कहा। बस 1 लिख दूं, ये हटा दूं और ये भी हटा दूं, क्यों? एरर मैं बचपन से पढ़ रहे हैं, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आता है ना। हाँ, तो तसली के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से हटा दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, वरना लगा दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेदर आई मल्टीप्लाइड बाय 1 और नॉट, इट गिव्स मी द सेम आंसर। सिर्फ 1 से ज्यादा होगा तो डिफरेंट आंसर आ जाएगा, 1 पे तो सेम आएगा। कर लेता हूँ चलो आपकी तसली के लिए, ठीक है। $1, तो ये हटा दूंगा, बाकी फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा, अमाउंट चेंज हुई है ना, तो अमाउंट चेंज कर दीजिए। कितना आ रहा है? नहीं, 0.893। अगर आपको $1 1 साल बाद मिले और आपका रिटर्न हो रिक्वायर्ड 12%, तो हाउ मच यू विल इन्वेस्ट टुडे? 0.893, लेस देन $1। ये जो 0.893 और $1 का डिफरेंस है, दैट इज योर रिटर्न, 12%। क्योंकि अगर मैं इसको 12% बढ़ा दूं, कितना परसेंट बढ़ा दूं, तो 1 ही आएगा। तो अगर मैं आपको कितने दे दूं, 0.893 आज, और आप उसके बदले मुझे कितना दे दो, $1 1 साल बाद, तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिला होगा? 12%। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। दिस $1 प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। सर ये क्यों निकाला है? ये इसलिए निकाला है कि आप सिंपली इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो $1 की पता है आपको, $1 के लिए कितना इन्वेस्ट करना है पता है। तो अगर 10,000 मिल रहे हो तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इसको डायरेक्ट 10,000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको डिस्काउंट फैक्टर दे देता है। तो व्हाट वी डू इज, $1 का पता है, उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 की आ जाएगी। जिस तरह एक कुर्सी की वैल्यू बता दूं $200, तो 10 कुर्सियों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर $1 के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? 0.893। तो अगर 10,000 मिल रहे होंगे तो कितनी करनी चाहिए? 10,000 से मल्टीप्लाई कर। डिस्काउंट फैक्टर इज $1 प्रेजेंट वैल्यू। क्या है वो? $1 की प्रेजेंट वैल्यू। This makes it easier for us to find out the present value because we simply have to multiply it. तो आज हम इतने ही कॉन्सेप्ट रखेंगे, इसी को ही मैं भी दोबारा बता रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा। दो कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल गए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होती है, एनपीवी क्या होती है, और डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? $1 की प्रेजेंट, यानी
अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको फ्यूचर में हम आपको $1 देंगे और आपको ये देखना हो कि उस $1 के लिए आज कितना देना चाहिए, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हर साल का आप निकाल सकते हैं। इसको भी 10,000 की जगह क्या कर दूं, 1, और 1 लिखूं ना लिखूं फर्क नहीं पड़ेगा, अब नहीं लिखता। ठीक, अब जो 2 साल के बाद मिल रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 2 साल बाद भी 10,000 मिल रहा था। So once you know the single dollar's present values, all you have to do is to multiply it. But ये नहीं हो सकता कि ये 1 साल के बाद का हो और आप उसको मल्टीप्लाई किसी 2 साल के बाद वाले से कर रहे हो, नहीं। पहले साल के लिए जो डिस्काउंट फैक्टर होगा उसको पहले साल के ही कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना, डिफरेंट टाइमिंग वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक, इसी तरह कीप्स गोइंग टिल नीचे तक जाते रहेंगे, आपके डिस्काउंट फैक्टर्स आपके आते रहेंगे। ये आपके पास 5 साल के क्या आ गए डिस्काउंट फैक्टर्स, कितने रेट से, 12% के रेट से। और साल कौन से हैं, 1 2 3 4 5। ये एक तरह से आपकी डिस्काउंट फैक्टर की टेबल बन गई, सिर्फ 12% का बनाया मैंने। अब इसमें रेट चेंज करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर चेंज हो जाएगा, ये 12% के हिसाब से। सो वंस यू नो दैट दीस डिस्काउंट फैक्टर्स, ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई विद द कैश फ्लो। अब वो कहता है नहीं 10,000 नहीं है 15,000 है 1 साल के बाद, तो मैं क्या करूं, 15,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10,000 नहीं है 15,000 है, 15,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा डिस्काउंट फैक्टर से। एक का तो पता है 15,000 का निकला है। अब अमाउंट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, वी नो द फैक्टर एंड वी ऑल वी हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई विद द। ठीक, सो डिस्काउंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट आप भूलना नहीं कि ये है क्या, इट इज $1 प्रेजेंट वैल्यू, $1। उसने क्या किया, आसानी के लिए एक टेबल बना दी मुख्तलिफ रेट्स पे, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेट्स हैं वो 1 से लेकर 20% तक ही होते हैं। 1 से लेकर 20% के रेट्स के हिसाब से उसने हर साल का क्या निकाल दिया, डिस्काउंट फैक्टर, $1 की वैल्यू बता दी। हमने वहां से वो डिस्काउंट फैक्टर उठाना है, मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो से। अच्छा, एक्सेल आने के बाद F9 में इसकी जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप जब सोल्यूशन देखोगे F9 में तो डिस्काउंट फैक्टर सामने आएगा, आप बोलोगे पता नहीं क्या चीज़ है। हमें जरूरत नहीं पड़नी है, पेपर में आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी। मैं आपको एक्सेल के वो शॉर्टकट्स बताऊंगा कि आपको टाइम का मसला पेपर में बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना हम डे 1 से आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे एक्सेल के ऊपर कि आपके एमसीक्यूज भी आप एक्सेल पे कर रहे होगे। एसीसी वाले सीटों काम नहीं शॉर्टकट, हाँ उधर जो स्टेडियम बना है बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको ये जो अभी मैंने आपको क्या बताया थे कैश फ्लोज में, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी, 36,000 है ना, 36,000। 048। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आई थी। यस। ठीक है, अब जरा देखो 10,000, 10,000 कितने साल तक, 5 पूरे हो गए। एनपीवी रेट क्या है, कैश फ्लोज कहाँ से 1 से लेकर यहां तक, नेट फ्लोज, कितना टाइम लगा था अभी, चेंज है डिफरेंट। We don't need discount factors. We don't need any other factor. We have NPV function. Just write NPV, rate and cash flow select करें, you will get NPV. कुछ भी जरूरत नहीं, and we will do this. हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट फैक्टर बता दिया है क्या, ताकि किसी के सामने बैठो तो बता जरूर सको। पेपर के लिए तो मैं आपको वो चीजें इसमें सिखाऊंगा कि ये सारी फालतू चीजें जो है ना ये आपको करनी भी नहीं पड़ेंगी, इट विल बी मच इजियर। सो वी विल हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट कैलकुलेशन, वो आसान हो जाएगा। कब क्या करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे करना है वो हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको मसला नहीं होगा।
एनपीवी भी है, आईआरआर का फंक्शन भी है, वो भी आपको आपने आपने पीछे आईआरआर किया होगा ना, दो रेट्स, एक रेट पे पॉजिटिव एनपीवी, एक रेट पे नेगेटिव एनपीवी। इधर जरा देखो, लेट्स से हमारी इन्वेस्टमेंट है 28,000, सही, और अब वो मुझे कहता है इन्वेस्टमेंट कितनी है, 28,000 है, और ये कैश फ्लोज है। एनपीवी कितनी आएगी, एनपीवी तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और इसमें से ये क्या कर दूंगा, माइनस, तो एनपीवी आ जाएगी कितनी, 8047। लेकिन आईआरआर निकालने के लिए क्या करूंगा, डायरेक्ट आईआरआर, यहां से कैश फ्लो सेलेक्ट करूंगा, वन से नहीं, सही है, इंटर 23%। सो आईआरआर डायरेक्टली आ जाएगा, वो दो दो दफा एनपीवी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर एमसीक्यूज में क्या करेंगे, वहां तो स्प्रेडशीट नहीं होगी, कोई मसला नहीं है, पेपर में स्प्रेडशीट है ना। आप गए नेविगेटर पे, आपने पहली दफा क्वेश्चन नोट कर लिया सीआरक्यू का, कौन सा सवाल ऐसा है जिसमें एक्सेल दिया हुआ है, आपने वो क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया अपने पास। एमसीक्यू आया, कैश फ्लोज कितने दिए होंगे, इतने ही दिए होंगे ना, एमसीक्यू में कितने कैश फ्लोज होंगे, वो अपने पेपर पे लिखे जल्दी से, ठीक। आप गए एक्सेल में, एक्सेल में उसको सॉल्व किया, वापस आया, एमसीक्यू पे क्लिक कर दिया, वहां से फौरन डिलीट कर दो, उसको क्या पता आपने क्या किया, स्प्रेडशीट जुगाड़। वहां से स्प्रेडशीट से ही हम सारे काम कर चलाएंगे इंशाल्लाह, अपना कैलकुलेटर हम कम से कम यूज करेंगे, उसकी स्प्रेडशीट ही यूज करेंगे एमसीक्यूज के लिए भी, ठीक है। तो वो उसकी आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको ये इन चीज़ों में कोई मसला होगा नहीं इंशाल्लाह। बस मेरे साथ साथ आपने चलना है, ये मैं आपको एक अश्योरेंस दे रहा हूँ, और मैं हर अटेम्प्ट में कहता हूँ। क्या दोबारा बता दूं, जल्दी से पूछ लें क्या बताना है दोबारा। अगर आप साथ साथ चलेंगे और होमवर्क साथ साथ करेंगे, ये मैं आपको आज आपका रिजल्ट बता रहा हूँ, आपका पेपर पास है, वो फेल करके दिखा दे। बट अगर आप स्किप करोगे चीजें, आप क्वेश्चन में दूंगा, भले मुश्किल क्वेश्चन दिया, नहीं करके आओ, ट्राई करके आओ, पूरा नहीं करके आओ, आप ट्राई करके आओ, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया हो, मुझे वो चाहिए। क्योंकि जब आप क्लास में आओगे तो यू विल एग्जैक्टली नो आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको याद रखोगे। तो ट्राई आपको करके आना है, हर सवाल जो मैं आपको घर से दूंगा, फिर एंड तक आप देखिएगा आपका कोर्स बैलेंस चल रहा होगा, और आप अपना पेपर देखिएगा। मैं कोर्स भी जल्दी खत्म कराता हूँ। अभी मैंने मेरे ख्याल से 12 तारीख को कोर्स खत्म कराया था, लास्ट टाइम मैं भी 12 तारीख को खत्म करूँ, पेपर 6 तारीख को था। सो पेपर वॉज ऑन 6 मार्च, एंड हमारा कोर्स 12 फरवरी तक मुकम्मल हो चुका। तो अब जून का ही अटेम्प्ट होगी इंशाल्लाह। तो जून के अटेम्प्ट में भी मेरा टारगेट ये होगा कि हम 12 या 15 मई तक कोर्स खत्म कर लें, आपके पास कम से कम 18 दिन 20 दिन होंगे रिविजन करने के। तो अभी इतना टाइम था इन लोगों के पास, रिविजन कर करके थक गए थे। तो अच्छा खासा टाइम था उनके पास रिविजन का, लेकिन रिविजन का फायदा क्यों नहीं उठा पाते, क्योंकि जिसमें रिविजन करनी है उसमें वो टॉपिक नहीं नया पढ़ रहे होते हैं, पीछे छोड़ दिया होता है, फिर आखिरी 15 दिन में उठा के पढ़ रहे होते हैं, तो वो मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। तो आप इमेजिन करें अगर आपके पास पीछे का बैकलॉग नहीं होगा, और 15-18 दिन आपके पास होंगे वो चीज पढ़ने के जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपका एक्सपर्टीज का लेवल किस जगह पे पहुंच जाएगा 18 दिन तक वो चीज पढ़ते पढ़ते। सवाल ही नहीं पैदा था आपका पेपर रुका। फिर आजकल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, पेपर की फीस कितनी है, 60, 60,000 राउंड ऑफ करें तो 60,000 पेपर की फीस है ना, हाँ। तो 60,000 वो है, और फिर ट्यूशन फीस भी तकरीबन 20 तो है मेरे ख्याल से, 18 या 20 है। हाँ, तो ये भी ऐड करें तो ये तकरीबन 80,000 प्लस का पेपर है। सो यू कांट अफोर्ड, 80,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और फिर उसके पीछे 3 महीने का वो, तो ये 68,000 का नहीं पड़ता, जो आपकी जिंदगी की आखिरी 3 महीने की तनख्वाह होगी ना, उससे अंदाजा लगा, हो गई ना। मतलब आप 3 महीने पहले क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी, तो जो आखिरी 3 महीने की जिंदगी की तनख्वाह होगी वो आपकी कट गई, वो नहीं मिलेगी ना, अब तो ड्रैग होगी। तो उससे अंदाजा लगाओ तो आपके 3 महीने जिंदगी के कितने कीमती हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव हुआ। सर दोबारा बता दे, आयरन आयरन कुछ भी नहीं, अभी तो फिलहाल आगे बताऊंगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ऐसे ही बताने के लिए कि सिंपल फॉर्मूला लगाएं आयरन। बट इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है कि जीरो वाला जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो भी लिखना होता है। अगर आपने यहां से साइन हटा दिया, सिर्फ सिर्फ साइन भी हटा दिया ना, तो ये गलत कैलकुलेट करके देगा, लेकिन सिर्फ साइन भी आपने हटा दिया ना तो ये एरर दे देगा। तो एक तो इसमें जीरो वाला कैश फ्लो होना चाहिए और वो नेगेटिव होना चाहिए, और जबकि एनपीवी वाले में आपको जीरो वाला कैश फ्लो नहीं लेना होता। ये एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई किया कॉमन मिस्टेक कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
एनपीवी वाले में जो ईयर 0 पे कैश फ्लो होता है वो भी लिख लेते हैं, जबकि एक्सेल ने इस फॉर्मूले को डेवलप ऐसे किया है कि वो कहता है जो ये C20 होगा ना, इसको वो हमेशा ईयर 1 ट्रीट करेगा। जो पहला वाला होगा ना रेंज, इसको क्या ट्रीट करेगा? ईयर 1 ट्रीट करेगा, कभी भी 0 ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जो एक्सेल का वाले में लिखा होगा उसका पहला क्या होगा? उसके पहले को वो क्या ट्रीट करेगा? 1 नहीं, 0 ट्रीट करेगा। तो इसलिए बस ये फर्क है। एनपीवीआरआर में हम प्रैक्टिस करेंगे तो इतना बड़ा मसला रहेगा ही। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अभी हमने बहुत बेसिक किया, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। अगली क्लास में हमने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है एनपीवी की, इसकी कॉम्प्लिकेटेड वर्जन्स देखने हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद मे बी हम क्लासेस ईद के बाद रिज्यूम करें, बट ईद के तक मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, वीडियो लेक्चर्स दे दूंगा। आपने ईद से पहले वो सारे लेक्चर्स देखने हैं। सर आपकी क्लास कौन कौन से दिन में होती है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 4 दिन। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। बाकी फ्राइडे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 से 6 होती है नॉन रमजान टाइम्स, और सैटरडे वाले दिन सुबह होती है 10 से 1। अभी जिम्मे को आज बुध है, हम्म, अभी नेक्स्ट क्लास जुम्मे को है, फिर शायद हम या सैटरडे को लेंगे फिर ऑफ कर देंगे, या फिर फ्राइडे की लास्ट होगी। इन दो में से मुझे लग रहा है सैटरडे शायद ले लें फिर ऑफ कर दें। फिर मैं आपको लेक्चर्स दे दूंगा, बट वो लेक्चर्स देख कर आने हैं, क्योंकि मैं उसके आगे से स्टार्ट कराऊंगा। वो लेक्चर्स ऐसे हैं जो आप एक दफा देखोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको क्लास में कवर करने की, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बहुत, ठीक है। तो उसका क्विज भी दे दूंगा और उसके लेक्चर्स भी दे दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी 28,000 एग्जाम। क्लास ग्रुप में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोग सब ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अभी मैंने ऐसे ज्वाइन करवाया था, जरूरत अभी नहीं थी। रिक्वायर्ड जी, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में क्लास ऑफ कर रहा हूँ। आप लोगों में से किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन है कोर्स को लेकर। सर स्टेप आपका बताया था कि जैसे खत्म होगा हम खुद ही पढ़ लेंगे, तो कोई टीचर्स बताते हैं क्या करें? हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आप पढ़ लीजिए। जब खत्म हो जाएगा मैं बता दूंगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल खत्म हो गया, फिर आप स्टडी अप पढ़िए। जब तक मेरा सेक्शन खत्म नहीं होगा आपको स्टडी अप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब खत्म हो जाएगा मैंने बहुत कुछ करा दिया होगा, आपको सिर्फ एक दफा गो थ्रू करना होगा बस, उसके क्वेश्चंस नहीं करने। क्वेश्चंस फिलहाल आपने किट के करने, कुछ भी नहीं करना है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तो उस वक्त भी आपके पास कोर्स प्रैक्टिस के लिए चीजें चाहिए होंगी। तो स्टडी अब क्या करेगा, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि जब आप कर रहे होंगे और आपसे सवाल हो रहे होंगे। अभी आपने कर लिए, हो तो जाएंगे अभी भी, बट फिर बाद में आप नहीं होगा रिपीट करना, तो इसलिए बेहतर है वो हम बाद में कर रहे हैं। उसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं स्टडी अप में, ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक